जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। इस समय हम लोग कालची में हैं। कालची भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण जगह है। पूरे हिंदी पट्टी में एकमात्र कालची में अशोक का ये जो स्तंभ मिला हुआ है, एक ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक के 14 जो लेख हैं, जिन्हें 14 शिलालेख कहते हैं, एक साथ मौजूद है। उत्तर भारत में कोई दूसरा ऐसा शिलालेख नहीं है। ऐसे शिलालेख गंधार में, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत के बाहर के कर्नाटक के बिंद के आसपास के हिस्सों में तो हैं, लेकिन यहाँ एकमात्र ये अभिलेख है जिसमें 14 एक साथ मौजूद हैं। ये अशोक ने करीब, इतिहासकार मानते हैं कि 2050 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास इसे बनवाया था और 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस शिलालेख की खोज की थी। हालांकि इसके साथ एक जर्मन पुरातत्वविदा जॉन फॉस्टर का नाम भी जोड़ा जाता है, लेकिन जॉन फॉस्टर का बहुत सारा काम जालसाजी का रहा है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इसका श्रेय दिया जाता है। ये जो आप जानते हैं कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों का जो भाषा है वो प्राकृत है, और जो इसकी लिपि है जिसको अशोक लिपि, धम्म लिपि और बहुत प्रचलित चर्चित नाम ब्राह्मी लिपि के रूप में भी हम जानते हैं। हम सबको ये पता है कि इस देश में अगर कोई लिखित चीज किसी लिपि में प्राप्त हुई है तो अशोक का शिलालेख है। उसके पहले लिखित रूप में जो हमें प्राप्त है वो सिंधु घाटी सभ्यता में है, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस जगह का महत्व ये है कि ये तिब्बत से जो भी व्यापार होता था उत्तर भारत का, उसका ये रूट था। जैसे हम जानते हैं कि ये जगह जो है वो देहरादून से 45 किलोमीटर है, तो मगध से लेकर के और पूरे पूर्वी भारत, उत्तर भारत की जो तिब्बत की यात्रा होती थी वो इसी जगह से होती। आप जानते हैं कि 3 जगहों को छोड़ करके अशोक ने कहीं भी अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। यहाँ पर भी जो उनका नाम है वो देवाना प्रियदर्शी के रूप में ही यहाँ पर दर्ज है। एक शिलालेख में एक चीज साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये इस शिलालेख की खूबी है कि इस शिलालेख के सबसे ऊपर एक बहुत ही बड़ी हाथी है, जिसे उसमें गजतम लिखा हुआ है। हाथी का जो महत्व है बौद्ध धर्म में और बुद्ध के साथ, आप जानते होंगे कि ये जातक कथाओं में मिलता है कि जो बच्चे के रूप में उन्होंने स्वप्न देखा था, तो उस स्वप्न में एक सफेद हाथी भी आई थी। और पूरी बौद्ध परंपरा में सफेद हाथी का बहुत ही महत्व है। और जो आज आप देखते होंगे बहुजन समरण परंपरा में जो हाथी को इतना महत्व दिया जाता है, आप जानते होंगे अशोक के 3 तरह के शिलालेख मिले हैं। एक तो जो पत्थरों पर जिनकी खुदाई हुई है उसमें कुछ बड़े शिलालेख हैं जिन्हें मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, कुछ बहुत लघु शिलालेख हैं और कुछ स्तंभ लेख हैं। तो जो मेजर शिलालेख हैं या लघु शिलालेख हैं वो तो प्राकृतिक स्थलों पर, जैसे कोई पत्थर मिला ऐसा जहां लिख दिया गया, लेकिन वो जगह ऐसी होती थी जहां पर लोगों का आना जाना हो, ताकि वो संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके, पढ़ के सुनाया जा सके। और कुछ लघु शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं, जिसमें आप बहुत चर्चित सारनाथ का स्तंभ जानते होंगे। वो स्तंभ लेखों का ये है कि उसकी पूरी ये, मैंने कहा जाता है कि बौद्ध अशोक के समय का जो स्थापत्य का एक नमूना है। इतने लंबे स्तंभ और इतने ऊपर जाकर के 4 सिंहों को बनाना और इस तरह की रचना अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। इस शिलालेख में यूनान के करीब करीब 13 राजाओं का जिक्र है। और यूनानी ग्रीक राजाओं के जिक्र का मतलब ये है कि यूनान की तरफ और यूनान से यहाँ बौद्ध धर्म उधर जा रहा था, उधर से लोग इधर आ रहे थे। और यूनान, ग्रीक और बौद्ध धर्म के रिश्ते पर इतिहास की किताबों में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। आप बाएं देख रहे होंगे कि ये पहाड़ है,
ये जो जगह है वो दो नदियां जिसको कहते हैं, एक यमुना और टोंस के बीच का ही जगह है। ज्यादातर यात्राएं और सड़कें आप जानते होंगे पहाड़ों के बीच से सड़कें वहीं बनती हैं जहां से नदियां होती हैं, क्योंकि वो जगह कटी हुई होती है, वहां से जाने के लिए रास्ता होता है। अशोक के उन 14 जो लेख हैं उनके बारे में हम सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि उनकी जो एक सबसे बड़ी खूबी है, और दुनिया में बहुत सारे जो स्तंभ ऐसे लेख पाए गए हैं, लेकिन ये अशोक के ये लेख महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के चाहे डोरिशस हों, चाहे सिकंदर हों, चाहे जितने महान लोगों ने अपने स्तंभ बनवाए हैं या लेख लिखवाए हैं, उसमें वो अपनी विश्व विजय कि मैंने कितना बड़ा विशाल साम्राज्य बनाया, हमने कितनी विजय हासिल की, हमने कितने लोगों को जीता, हम कितने वीरतापूर्ण तरीके से लड़े, इसका वर्णन है। लेकिन अशोक के शिलालेखों में कहीं भी वो अपनी किसी विजय का कोई गुणगान नहीं करते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितना ताकतवर हूं। और अशोक का साम्राज्य आप जानते होंगे, आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का बड़ा हिस्सा, केरल और तमिलनाडु को, एक बड़े हिस्से को छोड़ करके पूरा साम्राज्य था। और ये सभी लोग जानते हैं कि उतना विशाल साम्राज्य अगर बना तो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य करीब करीब उसके आसपास का था। फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य में भी अफगानिस्तान के बहुत सारे हिस्से जो अशोक के साम्राज्य में थे वो वहां मौजूद उसमें शामिल नहीं हुए थे। अफगानिस्तान अक्सर आजाद रहा। जो कालसी है, कालसी के 14 शिलालेख ये पूरी तरह से पढ़े गए हैं और अशोक को जानने में और अशोक के विचारों के जानने में हमारी मदद करते हैं। अशोक अपने शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा करते हैं, उसमें एक बात यह है कि ये देश इतना विविधतापूर्ण है और इस विविधता में अगर कोई एक धर्म, कोई एक संस्कृति, कोई एक खान पान, कोई एक तरह की चीज लादने की कोशिश की जाएगी तो इस देश में चलेगी नहीं। अशोक के शिलालेखों में सहिष्णुता, करुणा, संवेदना, इन्हीं शिलालेखों में आप जानते होंगे कि सार्वजनिक सड़क बनाना, वहां फलदार वृक्ष लगाना, कुएं खोदना, तालाब बनाना, पोखरे बनाना, इन सब चीजों का वर्णन है कि एक राज्य को क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में जो बड़े पैमाने पर पशुओं की हिंसा हो रही थी, उस हिंसा के रोकने का आग्रह है। और बहुत सारे अस्पताल बनाना, यहाँ तक कि जानवरों के लिए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाना। और राजा ये घोषणा करता है कि वो अपने को मालिक के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अशोक। वो कहते हैं कि प्रजा जो है हमारे लिए पुत्रवत है। और दुनिया के इतिहास में अशोक ऐसे राजा हैं जो ये कहते हैं कि अगर जन कार्य है, जनता से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे अपने रनिवास में विश्राम कर रहा हूं, चाहे शिकार कर रहा हूं, चाहे खाना खा रहा हूं, तुरंत मुझे कोई भी मेरे पास जनता के हितों को लेके आ सकता है, कोई भी अधिकारी, और अपनी बात रख सकता है। इसी नाते एच.जी. वेल्स ने कहा कि अगर दुनिया के महानतम राजाओं को एक साथ मिला दिया जाए और उनकी सारी अच्छाइयों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी वो अशोक के बराबरी नहीं कर सकते हैं। और उसका कारण ये बताते हैं कि एक ऐसा राजा जो विजय के बाद उन्मत्त नहीं होता है, विलासिता में नहीं डूब जाता है, अपने को महान और ताकतवर बनाने में डूब नहीं जाता। और जो मैं सबसे अंतिम बात कहना चाहता हूं वो बात यह है कि दो शब्द बार बार कहते हैं, दिग्विजय। तलवार के दम पर दिग्विजय नहीं, दिग्विजय नहीं, धम्म विजय। और धम्म के अर्थ में जब हम धम्म कहते हैं तो धम्म का मतलब कोई अनुष्ठान नहीं, कोई विधि निषेध नहीं। बौद्ध धर्म में धम्म का जो मतलब है वो सीधा मतलब है कि जो एक इंसान का प्रकृति के प्रति जो कर्तव्य है, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो कर्तव्य है, एक समूह का दूसरे समूह का कर्तव्य है। यानी एक शब्द में कहें कि मनुष्य होने के नाते जो हमारा मानवीय कर्तव्य है प्रकृति के साथ और इंसान के साथ, वही धर्म है। और इसी नाते उस परंपरा में हर चीज को
बौद्ध धर्म की परंपरा में तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी में और अंतिम कसौटी के तौर पर जन कल्याण की कसौटी पर कसने की बात कही गई है। और कोई बौद्ध धर्म या शोक या कोई भी अंतिम सत्य का दावा नहीं करता है। इसी नाते बौद्ध धर्म दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसका विस्तार दुनिया के एक बड़े हिस्से में हुआ। आज आप उसे चीन के रूप में, जापान के रूप में, कंबोडिया के रूप में, ताइवान के एक हिस्से के रूप में जानते हैं, थाईलैंड के रूप में जानते हैं। बहुत सारे दुनिया के देशों में इसका असर लंबे समय तक रहा और जो भारत में मौजूद है, यह एक ऐसा धर्म है जो किसी ताकत के दम पर, किसी प्रलोभन के दम पर नहीं बना। बार बार अशोक कहते हैं, परसुएशन जो हम अंग्रेजी का शब्द कहते हैं, कि लोगों के लिए धीरे से धैर्य के साथ लोगों को धर्म के लिए तैयार करना। और असली विजय के रूप में वो कोई शक्ति के विजय को नहीं देखते हैं, बल्कि भीतर से इंसान को, इस देश को और दुनिया को बदल देना कि सभी लोग एक मानवीय प्राणी के रूप में न केवल मनुष्य के बारे में बल्कि जीवों के बारे में भी सोचे। इसी नाते आधुनिक भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो कि अपने चिंतन में धार्मिक तौर पर नास्तिक थे, वो ईश्वर नहीं मानते थे, लेकिन उनका बचपन से ही 13 वर्ष की उम्र से ही लाइट ऑफ एशिया जो कविता है उसके पढ़ने के बाद से लगातार उनका बौद्ध धर्म से नाता बढ़ता गया, गहराता गया। और जब ये समय आया कि भारत को किस चीज से पहचाना जाए, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह वो चीज होती है जिससे किसी देश के इतिहास की, उसके समाज की, उसके संस्कृति की, उसके लोगों के सपनों की अभिव्यक्ति होती है। तो उस प्रतीक के चिन्ह के रूप में सारनाथ का अशोक स्तंभ चुना गया और राष्ट्रीय झंडे में जो आप देखते होंगे जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, वो धम्म चक्र के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया। ये कालसी हिंदी पट्टी के लोगों के लिए बहुत दूर नहीं है। देहरादून 275 दिल्ली से है और देहरादून से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो ये वो जगह है, जब हमें कभी मौका मिले तो जरूर आना चाहिए और इतिहास के करीब करीब 2200 वर्ष पूर्व की उस स्तंभ को हमें जरूर देखना चाहिए। आभार दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम।